नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास बायोलॉजी की कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। कुछ यूट्यूब लेक्चर्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स भी हैं और ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। जीवित होने का मतलब क्या है? तो आज हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। हम ये पता लगाएंगे कि विज्ञान किसी पत्थर और एक बैक्टीरिया के बीच की असली लक्ष्मण रेखा कहाँ खींचता है। और ये भी देखेंगे कि पृथ्वी पर मौजूद लाखों प्रजातियों के इस विशाल मेरे को वैज्ञानिक कैसे व्यवस्थित करते हैं। और हाँ, उन अजीब से लगने वाले लैटिन नामों के पीछे का राज क्या है। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब हम किसी चीज को जीवित कहते हैं तो असल में हम कह क्या रहे होते हैं? क्या इसकी कोई चेकलिस्ट है, कोई शर्तें हैं जो इसे जीवन के क्लब में एंट्री देती हैं? तो जो हमारे पास सामग्री है उसके मुताबिक इस क्लब में एंट्री के लिए 5 बड़े दावेदार हैं। ग्रोथ यानी वृद्धि, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, फिर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और आखिर में कॉन्शियसनेस यानी चेतना। पर क्या ये सभी वीआईपी पास हैं? यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अच्छा। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब लक्षण और डिफाइनिंग फीचर मतलब परिभाषित लक्षण के बीच। ओके। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो है जो ज्यादातर जीवित जीवों में मिलता है, पर उसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। लेकिन डिफाइनिंग फीचर एक तरह से नॉन नेगोशिएबल नियम है। वो बिना किसी भी अपवाद के हर जीवित जीव में मिलेगा और किसी भी निर्जीव चीज में कभी नहीं मिलेगा। यही असली कसौटी है। ठीक है, तो इस कसौटी पर एक एक करके इन सबको परखते हैं। पहला है ग्रोथ, वृद्धि। हाँ, वृद्धि, आकार या संख्या में बढ़ना। ये तो बहुत सीधा लगता है, पौधे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन क्या पहाड़ भी बढ़ते हैं? पहाड़? हाँ, हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। समय के साथ हवा और पानी से रेत और चट्टान के कण जमा होते हैं और रेत के टीले या पहाड़ का आकार भी बढ़ जाता है। तो क्या वो जीवित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है अंदर और बाहर का। जीवित जीवों में ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मतलब वो अंदर से होती है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, शरीर के अंदर पदार्थ बनता है। जबकि पहाड़ की ग्रोथ एक्सट्रिंसिक है, यानी बाहर से पदार्थ के जमा होने से। अच्छा। तो इसलिए सिर्फ ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अंदर से होने वाली ग्रोथ को जरूर कह सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बारीकी है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर, यानी प्रजनन। एक मिनट, रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना? नहीं। ये तो सबसे पहली चीज है जो दिमाग में आती है जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, कि जीवन अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब लगता है पर लॉजिकल है। सोचिए, क्या हर जीवित जीव प्रजनन करता है? स्रोत हमें याद दिलाते हैं म्यूल के बारे में, यानी खच्चर। वो घोड़े और गधे के मेल से पैदा होते हैं, जीवित हैं, पर खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है। या फिर मधुमक्खियों के छत्ते में जो वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, वो भी प्रजनन नहीं करती। और कुछ इनफर्टाइल मानव जोड़े भी होते हैं। वो सब जीवित तो हैं, पर प्रजनन नहीं कर रहे, है ना? समझ गया। मतलब क्योंकि अपवाद मौजूद हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन वो बिना अपवाद वाली शर्त को पूरा नहीं करता। बिल्कुल। ये जीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, पर उसकी गारंटी नहीं है। सही कहा, ये कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग नहीं। तो फिर वो कौन से गुण हैं जो इस परीक्षण में 100% मार्क से पास होते हैं? पहला नाम है मेटाबॉलिज्म। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। इसे ऐसे समझिए कि हर जीवित कोशिका एक छोटी चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल फैक्ट्री? हाँ, इस फैक्ट्री में लगातार कुछ चीजें बन रही हैं और कुछ टूट रही हैं। जब अणु टूटते हैं और ऊर्जा निकलती है, जैसे हम सांस लेते हैं और ग्लूकोज टूटता है, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। और जब छोटे अणु मिलकर कुछ बड़ा और जटिल बनाते हैं, जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। और इन हजारों केमिकल रिएक्शंस का जो कुल योग है, वो ही मेटाबॉलिज्म है। ये ऊर्जा का लेन देन ही जीवन का दूसरा नाम है, और ये किसी भी निर्जीव वस्तु में अपने आप नहीं होता। स्रोतों में एक दिलचस्प बात कही गई है कि हम लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा सकते हैं। तो क्या वो टेस्ट ट्यूब जीवित हो गई? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसे ऐसे समझें, आप कार के इंजन को बाहर निकालकर चालू कर सकते हैं।
इंजन चल रहा है, उसमें कंबशन हो रहा है, ये एक कार रिएक्शन है। लेकिन क्या वो इंजन अपने आप में एक कार सिस्टम है? नहीं, उसके लिए तो पूरी बॉडी, पहिए सब चाहिए। एग्जैक्टली। वैसे ही टेस्ट ट्यूब में हो रहा रिएक्शन जीवन का एक हिस्सा है, एक लिविंग रिएक्शन है, पर वो टेस्ट ट्यूब अपने आप में एक लिविंग सिस्टम नहीं है। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। अगला डिफाइनिंग फीचर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकाओं से बना होना। ये तो सीधा है। ये सबसे सीधा और शायद सबसे मजबूत डिफाइनिंग फीचर है। इसमें कोई अपवाद नहीं, कोई भ्रम नहीं। अमीबा जैसा एक कोशिका वाला जीव हो या ब्लू व्हेल जैसा खरबों कोशिकाओं वाला, जीवन का आधार कोशिका ही है। कोई भी पत्थर, क्रिस्टल या पानी की बूंद कोशिकाओं से नहीं बनी होती। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट नियम है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प फीचर पर, कॉन्शियसनेस, चेतना, अपने माहौल को महसूस करना और उस पर प्रतिक्रिया देना। ये सबसे जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, इंद्रियां, पर इसका सबसे सरल रूप भी हर जीव में मिलता है। जैसे एक बैक्टीरिया भी रोशनी या केमिकल की तरफ या उससे दूर जा सकता है। छुई मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है। हम गर्म चीज से हाथ हटा लेते हैं। ये सब चेतना के ही रूप हैं। लेकिन क्या हम सच में कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया कॉन्शियस है? चेतना शब्द तो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विचार और भावनाएं होती हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आप सही कह रहे हैं। यहाँ चेतना का मतलब वो फिलॉसफिकल चेतना से नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता से है, बल्कि स्रोत एक कदम और आगे जाते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ इंसानों में सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी आत्मचेतना होती है, ये जानना कि मैं हूं। एक जानवर आईने में अपनी परछाई को शायद दूसरा जानवर समझेगा, पर हम जानते हैं कि वो हम ही हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो हमने जीवन की एक तरह से पासपोर्ट की शर्तें तय कर लीं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर और चेतना। पर जब हम इस पासपोर्ट को लेकर दुनिया में देखते हैं तो पाते हैं कि इसके लगभग 18 लाख अलग अलग होल्डर हैं, चींटी से लेकर ब्लू व्हेल तक। इतनी बड़ी भीड़ को हम समझना शुरू कहाँ से करें? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। 17 से 18 लाख ज्ञात प्रजातियां। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हम हर दिन एक नई प्रजाति के बारे में भी पढ़ें तो हमें 5000 साल लग जाएंगे। 5000 साल? हाँ, ये असंभव है। इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है। हम समानताओं के आधार पर जीवों को समूहों में बांटते हैं ताकि इस विशाल विविधता को समझना और उसका अध्ययन करना मुमकिन हो सके। यहाँ पर दो शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बारीक सा मगर जरूरी फर्क है। टैक्सोनॉमी एक तरह से पहचान और नामकरण की प्रक्रिया है। ओके। इसके 4 चरण हैं। पहले आप जीव के गुण देखते हैं, मतलब कैरेक्टराइजेशन, फिर उसकी पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसे सही समूह में रखते हैं, क्लासिफिकेशन, और आखिर में उसे एक वैज्ञानिक नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर। जबकि सिस्टमैटिक्स इससे एक कदम आगे है। अच्छा। उसमें टैक्सोनॉमी के ये चारों काम तो हैं ही, साथ में एक और बहुत जरूरी चीज जुड़ जाती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक्स सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन सा जीव किसके जैसा दिखता है, बल्कि ये भी देखता है कि विकास के क्रम में कौन किसका रिश्तेदार है। जैसे इंसान और चिंपैंजी को एक साथ क्यों रखा जाता है? क्योंकि सिर्फ वो दिखते एक जैसे नहीं है, बल्कि उनके पूर्वज भी साझा थे। सिस्टमैटिक्स जीवन के फैमिली ट्री को समझने की कोशिश है। वाह! तो अब आते हैं नामकरण पर। इतनी प्रजातियों के साथ तो नामों को लेकर बहुत गड़बड़ी होती होगी। बहुत ज्यादा। भारत में जिसे गौरैया कहते हैं, इंग्लैंड में उसे हाउस स्पैरो कहते हैं, स्पेन में कुछ और। तो वैज्ञानिक आपस में बात कैसे करते होंगे? एग्जैक्टली, केओस ही था। इसी केओस को खत्म करने के लिए कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम दिया जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? हाँ, ये एक तरह की वैज्ञानिक एस्पेरांटो थी, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। पासा डोमेस्टिकस का मतलब पूरी दुनिया में एक ही चिड़िया है। ये विज्ञान के ग्लोबलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, तो इसका मतलब नाम रखने के भी कानून है? ऐसा नहीं कि किसी वैज्ञानिक का जो मन किया वो नाम रख दिया। क्या नियम है इसके? हाँ, इसके कुछ पक्के और सार्वभौमिक नियम है। पहला, नाम हमेशा लैटिन भाषा में होंगे
और छपाई में इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। हमेशा इटैलिक्स में? हाँ। दूसरा, हर नाम के 2 हिस्से होंगे, पहला जीनस यानी वंश और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति। तीसरा, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जाति का नाम स्मॉल लेटर से। ठीक है। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग-अलग अंडरलाइन करना होगा। ये एक तरह से वैज्ञानिक ग्रामर है। और कभी-कभी नाम के बाद एक छोटा सा नाम लिखा होता है, जैसे आम के लिए मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये लिन क्या है? यहाँ लिन का मतलब है कि लिनियस ने इस प्रजाति को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ये एक तरह से उस खोज का क्रेडिट देने जैसा है। इसमें एक मजेदार कॉन्सेप्ट टॉटोनिम का भी जिक्र है। ये क्या होता है? टॉटोनिम तब होता है जब जीनस और जाति दोनों का नाम एक ही हो। जैसे भारतीय कोबरा का नाम है नाजा नाजा या चूहे का नाम है रैटस रैटस। मतलब नाम सोचते सोचते आलिस आ गया, नाजा नाजा। ये तो बड़ा मजेदार है। तो ये जानवरों में चलता है, पर पौधों के साथ ऐसा नहीं कर सकते? जी हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इसकी इजाजत देता है, पर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब पौधों के नामकरण के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। ठीक है, तो हमने जीवों को नाम दे दिया, लेकिन वर्गीकरण सिर्फ एक समूह में रखने जैसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि एक पदानुक्रम है, एक हायरार्की है, इसमें कई स्तर हैं। बिल्कुल, इसे आप अपने घर के पते की तरह सोच सकते हैं। वर्गीकरण की 7 मुख्य श्रेणियां हैं। 7? सबसे बड़ी श्रेणी है किंगडम, ये आपके देश की तरह है। उसके नीचे आता है फाइलम, जो आपका राज्य हो गया। फिर क्लास यानी आपका शहर, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे आखिर में आती है सबसे छोटी और सबसे सटीक पहचान स्पीशीज, जो आपके घर का नंबर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। तो जैसे जैसे हम पते में नीचे की ओर जाते हैं, जड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होती जाती है। क्या जीवों के साथ भी ऐसा ही है? बिल्कुल वैसा ही। जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ नीचे आते हैं, जीवों के बीच समानताएं बढ़ती जाती हैं। अच्छा। एनिमलिया किंगडम में एक केंचुआ भी है और एक इंसान भी, जिनमें बहुत कम समानताएं हैं। लेकिन होमोजीनस में इंसान और उसके विलुप्त करीबी रिश्तेदारी है, जिनमें बहुत ज्यादा समानताएं हैं। और होमोसेपियंस स्पीशीज में तो सिर्फ हम इंसानी हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। आपने स्पीशीज की बात की। अर्नस्ट मेयर ने इसका एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, वो क्या है? अर्नस्ट मेयर, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि स्पीशीज सिर्फ दिखने में एक जैसे जीवों का समूह नहीं है। स्पीशीज उन जीवों का समूह है जो असल में प्राकृतिक रूप से आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी प्रजनन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं जो खुद भी आगे प्रजनन करने में सक्षम हो। एक शेर और बाघ दिखने में काफी मिलते जुलते हैं, पर वो अलग अलग स्पीशीज हैं क्योंकि प्रकृति में वो आपस में प्रजनन नहीं करते। यही असली सीमा रेखा है। ये सब तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल यह है कि ये सब काम होता कैसे? अगर मुझे कोई नया पौधा मिले तो मैं कैसे जानूंगा कि ये पहले से खोजा गया है या नहीं? वैज्ञानिक इन सब सूचनाओं को रखते कहाँ हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर टैक्सोनॉमिकल एड्स काम आते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स? हाँ, ये वो उपकरण और जगह हैं जो इस काम में मदद करती हैं। आपके सवाल का जवाब है हर्बेरियम। हर्बेरियम? ये पौधों की एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां पौधों के नमूनों को सुखाकर, दबाकर शीट्स पर लगाया जाता है और सारी जानकारी के साथ स्टोर किया जाता है। जब किसी को नया पौधा मिलता है तो वो उसे हर्बेरियम में मौजूद नमूनों से मिलाता है। मतलब ये एक तरह का क्विक रेफरेंस सिस्टम है। और क्या-क्या एड्स हैं? इसी तरह जीवित पौधों के लिए बोटैनिकल गार्डन होते हैं। जानवरों और पौधों के मृत और संरक्षित नमूनों के लिए म्यूजियम होते हैं, जहां आपको जार में रखे सांप से लेके डायनासोर के कंकाल तक सब मिल सकता है। अच्छा। और जीवित जंगली जानवरों के अध्ययन के लिए जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर होते हैं, जहां उन्हें उनके प्राकृतिक आवास जैसे माहौल में रखने की कोशिश की जाती है। ये सब जानकारी के विशाल भंडार हैं। स्रोतों में एक और टूल का जिक्र है कि ये कोई चाबी है। एक तरह से ये पहचान की चाबी है कि ये एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। इसमें आपको सवालों की एक जोड़ी दी जाती है जो एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे पंख मौजूद है बनाम पंख मौजूद नहीं है। आप अपने जीव को देखकर एक विकल्प चुनते हैं और वो आपको अगली जोड़ी पर ले जाता है। इस तरह एक एक करके विकल्पों को चुनते और छोड़ते हुए आप अंत में जीव की सही पहचान तक पहुंच जाते हैं।
इन जोड़ों को कपलेट कहते हैं। तो आज की बातचीत को समेटते हैं। हमने जीवित होने के असली मतलब को समझा, जो सिर्फ सांस लेने से कहीं ज्यादा गहरा है। हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद लाखों प्रजातियों की इस विशाल लाइब्रेरी को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें एक सार्वभौमिक नाम देते हैं। बिल्कुल। आज की बातचीत से जो मुख्य बातें याद रखनी है वो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और चेतना। ये वो असली डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो जीवन को निर्जीव से अलग करते हैं। सही। टेक्सोनॉमी का पदानुक्रम हमें विविधता में व्यवस्था देखने में मदद करता है और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर विज्ञान की वो भाषा है जो सरहदों के पार भी समझी जाती है। और हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। आज हमने किंगडम को वर्गीकरण की सबसे ऊंची श्रेणी के रूप में चर्चा की, लेकिन क्या इससे भी ऊपर कुछ है? स्रोत डोमेन नाम की एक श्रेणी का संकेत देते हैं जिसमें जीवन को 3 मुख्य महासमूहों में बांटा गया है: बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। ये हमें जीवन के पेड़ की सबसे शुरुआती शाखाओं और हमारे अपने विकासात्मक इतिहास की गहराई के बारे में क्या बताता है?